हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन व आर्थिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में हम सबसे पहले बात करेंगे वहाँ की शासन पद्धति के बारे में। तो हंटर महोदय का मत है कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। वहाँ का शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था, लेकिन इन प्रतिनिधियों पर पुरोहित वर्ग का अत्यधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता से प्राप्त सभी महत्वपूर्ण नगरों में भी इसी ही प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित थी और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। विद्वानों का मानना था कि केंद्रीय शासन की ओर से अनेक पदाधिकारी भिन्न भिन्न नगरों में शासन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की उत्तम सफाई व्यवस्था के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नगरों में नगरपालिकाएं तथा स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक विषयों को नियमानुकूल रखने इत्यादि के लिए नगरपालिका के समान कोई संस्था अवश्य थी। इसके अतिरिक्त एक ही शासन सत्ता संपूर्ण सिंधु सभ्यता के नगरों से देखी जा सकती है। खुदाई से प्राप्त एक ही प्रकार की मापतोल की प्रणाली, लेखन की एक ही विधि और नगर विन्यास तथा नगर निर्माण प्रविधियों आदि में घनिष्ठ समानता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सुविशाल क्षेत्र की समुचित शासन प्रणाली समान ही रही होगी। विद्वानों के अनुसार इस विशाल क्षेत्र की दो राजधानियां रही होगी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और कुछ विद्वान कालीबंगा की शासन व्यवस्था के आधार पर इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी बताते हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अब फिर भी कृषि सिंधुवासियों का मुख्य व्यवसाय था। लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करना सीख गए थे। सिंधुवासी गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। इसके अतिरिक्त कपास की खेती भी की जाती थी। सिंचाई के लिए वर्षा और नदी के जल का प्रयोग किया जाता था। अनाज को पीसने के लिए चक्कियों और कूटने के लिए ओखलियों का प्रयोग किया जाता था। लोग मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों में अनाज संग्रह करके रखते थे। किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न उगाते थे। इसी अन्न से नगरवासियों का उदर पोषण किया जाता था। इसके कृषि के साथ साथ सिंधुवासी पशुपालन का भी व्यवसाय करते थे। मुद्राओं पर उत्कीर्ण चित्रों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लोग बैल, गाय, भैंस, सूअर, कुत्ते आदि पालते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधुवासी घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि घोड़े का चित्र मुद्राओं पर उत्कीर्ण नहीं मिला और न ही घोड़े के अस्थिपंजर सिंधु स्थल से प्राप्त हुए हैं। अतः विद्वानों का मानना है कि सिंधुवासी घोड़े से परिचित नहीं थे। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता में घरेलू उद्योग धंधे भी उन्नत अवस्था में थे। कई घरेलू उद्योग धंधे भी करते थे, जैसे सूत कातना, ऊन की बुनाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु के बर्तन बनाना, पत्थर से मूर्तियां बनाना आदि भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा से सूत काटने वाली तकलियां प्राप्त हुई है। सिंधुवासी मिट्टी की मूर्तियां बनाने में भी निपुण थे। वे धातुओं से कई प्रकार की वस्तुएं बनाते थे, जैसे शंख का बना हुआ बैल, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, श्रृंगारदान, चाकू, बर्छे, भाले आदि। अगला जो पॉइंट है वह है सिंधु सभ्यता का व्यापार वाणिज्य। सिंधु सभ्यता के नगर आंतरिक तथा विदेशी व्यापार के केंद्र थे। विदेशी व्यापार नौकाओं और जहाज़ों के माध्यम से किया जाता था। हड़प्पा का पश्चिम एशिया के बहुत क्षेत्रों से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रहा था। सुमेरिया तथा मेसोपोटामिया की मुद्राओं का हड़प्पा के नगरों से मिलना इस बात को प्रमाणित करता है कि सिंधुवासी अलग अलग स्थानों से चीज़ें मंगवाते थे, जैसे सोना मैसूर से, चांदी मद्रास से, बिहार से और उड़ीसा से, तांबा राजस्थान से, लाल गोमेद राजस्थान तथा कश्मीर से। इसके अतिरिक्त
तोल और माप की जो इकाइयाँ रही थी, खुदाई से प्राप्त तोल और माप के विविध साधन भी व्यापार वाणिज्य की उन्नत अवस्था को प्रकट करते हैं। तोल के बहुत से बट्टे मिले हैं जो चौकोर पत्थर के आकार के हैं। यदि सबसे छोटे बाट को एक इकाई मान लिया जाए तो इकाई इस प्रकार रहेगी: 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। इस प्रकार इकाइयों की बाट उपलब्ध हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लगभग सभी छोटे बड़े केंद्रों में उपलब्ध हुए हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उस युग में वस्तुओं को तोलने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता था। तराजू के अवशेष इसकी पुष्टि करते हैं कि सिंधु सभ्यता का व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। इसके अलावा चहुंदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। बनवाली के शाब्दिक अर्थ के आधार पर बनवाली को बाणियों की नगरी कहा गया है। बाणिये जो कि व्यापार वाणिज्य का कार्य करते थे, या जिसे बणिया भी कहा जाता था। और इस प्रकार हमने बात की सिंधु सभ्यता की राजनीतिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। और इसी के साथ हमारा ये सिंधु सभ्यता टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।